नमस्कार, एक बार फिर आज के इस टेली कॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगेगा। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया पिछले कई महीनों से इस चैनल के माध्यम से विकलांगता से संबंधित विभिन्न विषयों पर आपसे चर्चा करती रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज में विकलांगों की समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा करना है। आज के टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम की इस श्रृंखला में हम विजुअल इम्पेयर्ड बच्चों को, जिसे हम आम भाषा में नेत्रहीन या ब्लाइंड भी कहते हैं, मैथमेटिक्स जैसे स्किल सिखाने विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर श्री राम मित्तल, जो हमारे दाईं तरफ बैठे हैं। प्रोफेसर साहब, आपका इस स्टूडियो में स्वागत है। प्रोफेसर एस.आर. मित्तल ने अपने कैरियर की शुरुआत NIVH यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप देहरादून से शुरू किया और वर्तमान में जामिया मिलिया इस्लामिया के विशेष शिक्षा विभाग में प्रोफेसर इन स्पेशल एजुकेशन हैं। और आज की तारीख में विशेष शिक्षा और स्पेशल एजुकेशन यानी विजुअल इम्पेयरमेंट के क्षेत्र में एक जानी मानी हस्ती हैं। प्रोफेसर साहब से हम आज के विषय में चर्चा लेंगे, इनकी राय जानना चाहेंगे। कार्यक्रम शुरू करने के पहले हम आपको अपना टेलीफोन नंबर्स बता दें। हमारा टेलीफोन नंबर्स है 011-2953-2844, 2953-2845। फैक्स नंबर है 011-2953-6134। टोल फ्री नंबर है 16-001-12345। आप अपना सवाल इन टेलीफोन नंबर्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप अपना सवाल फैक्स भी कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब इंग्लिश या हिंदी भाषा में दें। दर्शकों से अनुरोध है कि सवाल पूछते समय अपने टीवी सेट के वॉल्यूम को लो पर रखें और आज के टॉपिक से संबंधित सवाल ही पूछें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम प्रोफेसर श्री राम मित्तल से जानना चाहेंगे, ब्लाइंड बच्चों, खासकर विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को मैथमेटिक्स जैसे कॉम्प्लेक्स स्किल को सिखाने के लिए क्या क्या, किन किन प्रकार के इक्विपमेंट्स का यूज़ किया जाता है और इसकी शुरुआत कैसे की जाती है। प्रोफेसर साहब, आप इस संदर्भ में हमारे दर्शकों को जानकारी दें। अगर आपके पास कुछ अपरेटस है, इक्विपमेंट्स हैं, आप हमारे दर्शकों को इनके बारे में भी बता सकते हैं। प्रोफेसर साहब, प्लीज़। धन्यवाद। जी सर, प्लीज़। दर्शकों, आज जिस विषय पर मुझे आपसे बातचीत करने के लिए रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने आमंत्रित किया है, मैं इसके लिए काउंसिल का आभारी हूँ। गणित एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बहुत सी भ्रांतियाँ, बहुत सी गलत फहमियाँ, बहुत सी गलत धारणाएं हैं लोगों में कि ये एक ऐसा विषय है जिसको कि दृष्टि की अनुपस्थिति में या दृष्टि के अभाव में सिखाया नहीं जा सकता, पढ़ाया नहीं जा सकता। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि लोग ये मानते हैं कि गणित सीखने से आप केवल इंजीनियर बन सकते हैं या गणित सीखने से आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, जबकि बात ऐसी कुछ नहीं है। गणित सभी के लिए दैनिक जीवन के काम आने वाला एक ऐसा विषय है जिसकी जानकारी सभी को होनी चाहिए, चाहे वो दृष्टिहीन हो, विजुअली इम्पेयर्ड हो या दृष्टिवान या साइटेड हो। और गणित एक ऐसा विषय है जिसको पढ़ाने में यदि एक अध्यापक ये स्वीकार करे, ये मान ले कि दृष्टिहीन के लिए, ब्लाइंड बच्चों के लिए या ब्लाइंड पर्सन के लिए गणित उतना ही उपयोगी विषय है जितना कि एक दृष्टिवान के लिए, साइटेड व्यक्ति के लिए है, तो वो गणित पढ़ाने के लिए खुद ऐसे तरीके ढूंढ सकता है जिससे कि ब्लाइंड बच्चों को गणित पढ़ाया जा सकता है। मैं आपको एक चीज़ बतला दूं, आप लोग इस बात से सहमत होंगे कि जितने भी उच्च कोटि के गणितज्ञ हुए हैं, जिनमें हम न्यूटन को गिनते हैं और कई ऐसे गणितज्ञ रहे हैं, हमारे देश के भी गणितज्ञ रहे हैं जो विद्वान रहे हैं, उन्होंने गणित की उच्चतम शिक्षा प्राप्त की है
और प्राप्त ही नहीं की बल्कि उस शिक्षा को फैलाया भी है शिक्षण के माध्यम से और खोज के माध्यम से। क्या सभी दृष्टिवान उस लेवल तक, उस स्तर तक पहुंच सकते हैं? अगर सभी दृष्टिवान उस स्तर तक नहीं पहुंच सकते हैं, पहुंचते भी नहीं हैं, तो हम ये क्यों आशा करते हैं या क्यों सोचते हैं कि दृष्टिहीन उच्चतम स्तर तक पहुंचे? जब मैं आपको एक चीज़ और बतलाऊं कि इतिहास हमारे जीवन का एक सहायक मार्गदर्शक का काम करता है और इतिहास में ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जिनसे ये पता चलता है कि दृष्टिहीन गणित में उच्चतम स्तर तक शिक्षा प्राप्त करता है, कर सकता है और की है उसने, और प्राप्त करने के बाद पढ़ाया भी है। न्यूटन के बाद जब न्यूटन कार्य से अपने कार्यकाल से रिटायर हो रहे थे तो सवाल था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सामने कि न्यूटन के बाद गणित वहाँ पर कौन पढ़ाएगा। तो ये सोचा गया कि न्यूटन से ही पूछा जाए कि कौन न्यूटन के बाद गणित वहाँ पढ़ा सकता है। तो न्यूटन का आंसर था एक ऐसे व्यक्ति के नाम से संबंधित जो कि स्वयं ब्लाइंड थे, यानी कि खुद वो ब्लाइंड थे और 4-5 साल की एज में ब्लाइंड हो गए थे। उनका नाम था निकोलस सैंडरसन। उस ज़माने में जैसे आज बहुत सी जगहों पर दृष्टिहीनों की शिक्षा के कोई बहुत अच्छे कार्यक्रम नहीं है, वैसे ही उस समय इंग्लैंड में भी कोई कार्यक्रम नहीं थे। इसलिए निकोलस सैंडरसन जो है उनको कोई औपचारिक या फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली थी, लेकिन वो अपने भाई के साथ स्कूल जाया करते थे, स्कूल के बाद कॉलेज जाते थे, कॉलेज के बाद वो यूनिवर्सिटी गए और जो उनका भाई क्लास में सीखता था उसको वो भी सीखते थे। परंतु उन्होंने, चूँकि कोई एग्जामिनेशन सिस्टम ब्लाइंड के लिए वहाँ उस समय मौजूद नहीं था, इसलिए वो उनके पास कोई डिग्री, कोई सर्टिफिकेट, कोई डिप्लोमा एक्सेट्रा नहीं था। तो जब न्यूटन ने कहा कि निकोलस गणित पढ़ा सकते हैं तो सबके मन में ये सवाल उठा कि निकोलस के पास तो कोई डिग्री नहीं है। आफ्टर ऑल यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए डॉक्टरेट होना चाहिए। तो एक वाया मीडिया निकाला गया और वो वाया मीडिया ये था कि क्वीन को रिक्वेस्ट की जाए कि क्वीन उनको जो है ऑनरेरी डिलीट कन्फर करे, उपाधि, ऑनरेरी उपाधि डिलीट की उनको दे। और ऐसा ही हुआ। बहुत लोग सोचेंगे, कहेंगे कि ये एक फ्लूक है या फ्लूक रहा होगा, ऐसी बात भी नहीं है। अगर फ्लूक होता तो निकोलस सैंडरसन 2-4 दिन या 1-2 महीने के बाद वहाँ से भाग खड़े होते, परंतु उन्होंने वहाँ पर 20 साल तक गणित पढ़ाई है। और जो व्यक्ति 20 साल तक वहाँ पर सक्सेसफुली गणित का प्राध्यापक रहा हो, उसको हम फ्लूक नहीं कह सकते। जब एक ब्लाइंड व्यक्ति इस लेवल तक पहुँच सकता है तो अधिकांश ब्लाइंड पर्सन्स, ब्लाइंड बच्चे जिनकी विकलांगता केवल दृष्टिहीनता है और कोई विकलांगता नहीं है, मानसिक दृष्टि से वो औसत या औसत से अधिक है, जो कि अधिकांश दृष्टिहीन होते हैं, तो गणित का सामान्य ज्ञान प्राप्त करने में दृष्टिहीनता उनकी किसी भी प्रकार बाधा नहीं बनती है, बन नहीं सकती है। बाधा क्यों बनती है? वो इसलिए कि हमारा जो मेंटल सेटअप है वो ऐसा हो गया है कि हम ये सोचते हैं कि बिना दृष्टि के गणित पढ़ नहीं सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। दृष्टि के अभाव में गणित पढ़ा जा सकता है, गणित की सामान्य जानकारी प्राप्त की जा सकती है अगर हम उचित उपकरणों का, उचित विधियों का प्रयोग करें। और उपकरणों और विधियों के साथ साथ हमारा ये दृढ़ विश्वास हो कि दृष्टिहीन के लिए गणित उपयोगी है और उसको हमें गणित सिखाना है, गणित पढ़ाना है, मैथ्स पढ़ाना है। ये अगर हमारा कन्विक्शन है, फर्म कन्विक्शन है, तो हम उसको गणित पढ़ाने के लिए कोई भी तरीके खोज सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, कोई भी उपकरण बना सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देकर इस चीज़ को बतलाना चाहता हूँ। गणित में बहुत से प्रत्यय होते हैं जिनको हम प्राथमिक स्तर पर बच्चों को सिखाते हैं। जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब है, सभी लोग जानते हैं, दर्शक जानते होंगे, ख़ास तौर पे वो दर्शक जो गणित के अध्यापक हैं या जिन्होंने गणित 10वीं कक्षा तक, जो कि सभी पढ़ते हैं, पढ़ी होगी। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है 427, इसमें 4 है, 2 है और 7 है। या दूसरा उदाहरण मैं ले लूँ 555।
555 में 3 5 हैं, मतलब 5 5 5, और इन तीनों 5 की अलग अलग वैल्यू है, इनका अलग अलग मतलब है। एक 5 का मतलब है 500, क्योंकि वो सैकड़े के स्थान पर है। दूसरे 5 का मतलब है 50, क्योंकि वो दाही के स्थान पर है। और तीसरा 5 जो है वो इकाई के स्थान पे है, इसलिए उसका मतलब है 5। हम इन प्रत्ययों को ब्लाइंड बच्चे को बड़ी आसानी से समझा सकते हैं अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें कुछ ऐसी सामग्री बनाने का जिस सामग्री से हम उसको ये प्रत्यय सिखा सकें। हर एक के पास, हर एक के घर में तीलियां होती हैं। आजकल टूथपिक्स मार्केट में मिलते हैं जो बहुत सस्ते हैं। टूथपिक्स के हम 10 टूथपिक को लेकर रबर बैंड से एक बंडल मान लीजिए बना लेते हैं, और उस बंडल के साथ एक तिल्ली रखते हैं, और बच्चे को कहते हैं कि इस बंडल को खोलो और गिनो कितनी है। जब वो गिनेगा तो उसको 10 आंसर मिलेगा, वो गिनकर बताएगा आपको कि 10 हैं। लेकिन जब हम उनको एक साथ एक रबर बैंड से या धागे से बांध देते हैं तो वो एक दाही है, यानी कि एक बंडल है 10 तिल्लियों का, और उसको उसके दाईं तरफ हम एक तिल्ली रखते हैं तो वो केवल एक तिल्ली है। उसका अर्थ केवल एक तिल्ली का है, एक स्टिक का है, एक टूथपिक का है, ये एक मैच स्टिक का है। तो इस तरह से हम उसको इकाई का, दाही का, और फिर 10 बंडल को फर्दर हम अगर बांध लेते हैं धागे से, और उसके साथ एक 10 वाला बंडल रखते हैं और एक तिल्ली रखते हैं, तो उसको हम 111 का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। और जब ब्लाइंड बच्चे को हम ये बेसिक कॉन्सेप्ट दे लेते हैं, सिखा देते हैं, समझा देते हैं, उसको सैकड़े, दाही, इकाई के एक सैकड़े का मतलब 100 होता है, एक दाही का मतलब 10 होता है, और सिंगल एक का मतलब एक इकाई यानी कि एक होता है। तो फिर हम उसको आगे 2 सैकड़े, 300, 400, 500, 1000, 2000, 4000 आदि के का प्रत्यय दे सकते हैं। हमारी मुश्किल यहाँ पर है कि हम ब्लाइंड बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं, सोचते हैं कि वो 9th क्लास में गणित पढ़ रहा है, और वहाँ पर उसको हम कहते हैं कि ज्योमेट्री के थ्योरम्स को सॉल्व करे, ज्योमेट्री के थ्योरम्स के बारे में प्रूफ इस्टेब्लिश करके बतलाए कि कैसे ऐसा हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए एक और उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए एक चीज़ हम उसको समझा रहे हैं। एक चीज़ होती है कि जो भी एक ट्रायंगल होता है, चाहे वो एक्यूट ट्रायंगल हो, चाहे एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो या राइट एंगल ट्रायंगल हो, इन सभी ट्रायंगल्स के तीनों कोणों का योग 2 समकोण के बराबर होता है। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर जो मैंने अभी आपके सामने कहा कि एक त्रिभुज, एक ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 2 राइट एंगल के बराबर होता है, इसमें कई प्रत्यय अपने आप में निहित हैं। एंगल है, ट्रायंगल है, राइट एंगल है, और टोटल है, योग है। अगर इनमें से किसी एक कॉन्सेप्ट की जानकारी ब्लाइंड बच्चे को नहीं है तो वो इस चीज़ के बारे में नहीं सिखा सकता। इसलिए हम कहते हैं कि दृष्टिहीन बच्चे को, ब्लाइंड बच्चे को प्राथमिक स्तर से, कक्षा 1 से, कक्षा 2 से ही इन प्रत्ययों का, जहाँ पर टेक्स्ट बुक के अंदर, हमारे गणित के पाठ्यक्रम के अंदर, मैथमेटिक्स के करिकुलम के अंदर जहाँ इन प्रत्ययों का इंट्रोडक्शन होता है, परिचय शुरू होता है, वहाँ पर हमको ये प्रत्यय सिखाने चाहिए। सर, हमारे पास एक ट्रायंगल भी है जो कि इक्विपमेंट्स में है, इसको आप बताना चाहेंगे दर्शकों मैं को? अभी राइट एंगल जैसे मान लीजिए हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल या ट्रायंगल के बारे में कॉन्सेप्ट देना है। जी। साइटेड बच्चे को, दृष्टिवान बच्चे को हम ब्लैक बोर्ड पर ट्रायंगल बनाकर दिखाने का प्रयास करते हैं। ब्लाइंड बच्चे के लिए हमको, चूंकि ब्लाइंड बच्चे की लर्निंग टेक्टाइल मोड से होती है, वो दृष्टि की कमी को बाकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, टच है, ऑडिटरी सेंस है, इनसे कंपनसेट करता है, इनसे उस दृष्टि की क्षति को की पूर्ति करने की कोशिश करता है। तो उसके लिए हमको इस तरह के डिवाइसेस, इस तरह के उपकरण, इस तरह की टीचिंग एड बनानी चाहिए, जो मार्केट में बनी बनाई मिलती भी हैं, और अगर नहीं मिलती हैं तो एक रिसोर्सफुल टीचर जो है इनको खुद विकसित कर सकता है, खुद बना सकता है, खुद तैयार कर सकता है, और इसके द्वारा जो है ट्रायंगल का, एंगल का कॉन्सेप्ट उनको दे सकता है। अगर ये कॉन्सेप्ट एक बार हम उनको क्लियर कर देते हैं, उनको समझा देते हैं, उनको बता देते हैं, और दृष्टि
हीन बच्चे को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं, तो इन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो और कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको समझाने में हमें कोई कठिनाई नहीं होती है, नहीं होगी। सर, शुरुआत में प्री प्राइमरी लेवल के बच्चों को खासकर मैथमेटिक्स के कंसेप्ट को सीखने के लिए जो नंबर कंसेप्ट्स हैं या नंबर डिजिट के बारे में, उसके बारे में कोई इक्विपमेंट्स हो जिसमें आपके सामने कुछ एक अबेकस है, इसके बारे में बताना चाहेंगे सर? ये अभी अबेकस के बारे में नहीं, इसकी चर्चा मैं थोड़ी देर बाद जी, करूंगा। जी। मैं प्री प्राइमरी लेवल पर या प्राइमरी लेवल की शुरू की कक्षाओं में जी सर। जो सिंपल कॉन्सेप्ट्स गणित के हैं उनको कैसे सिखाने डेवलप के है? लिए जी, सिंपल मटेरियल एक टीचर यूज़ कर सकता है, जैसे बटन्स हैं, जैसे छोटे छोटे स्टिक्स हैं, जैसे अलग अलग तरह के अलग अलग टेक्सचर के मटेरियल हैं, जिनका प्रयोग वो कर सकता है गिनती सिखाने के लिए, अंक का कॉन्सेप्ट देने के लिए, और दूसरे कॉन्सेप्ट जैसे निगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, -1 +1, -2 +2, इनका प्रयोग कर सकता है, और इनके माध्यम से इसके बाद जो है बाकी और कॉन्सेप्ट वो सिखा सकता है। तो इसके लिए कोई जैसे इक्विपमेंट्स वगैरह सर? इसके लिए किसी विशेष इक्विपमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए एक टीचर खुद एक नंबर लाइन बना सकता है, जिसमें बीच में वो 0 लिखे, और 0 के बाईं तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एटसेट्रा लिखे, और दाहिनी तरफ वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखे। लेफ्ट में जो 0 के लिखेगा उस पर उसको माइनस का चिन्ह लगाना चाहिए, और दाहिनी तरफ में प्लस का चिन्ह लगाकर वो माइनस और प्लस दोनों का कॉन्सेप्ट दे सकता है, और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बच्चों को क्लास में डेमोन्स्ट्रेट करके दे सकता है। मान कि एक बच्चे को कहा कि तो उसने 5 सिक्के दे दिए, या 5 कोई वस्तु 5 में दे दी, जैसे मान लीजिए 5 पेन दे दिए, या 5 पेंसिल दे दी, या 5 रबर्स दे दी, जिनको कि यूज़ करते हैं इरेज करने के लिए, उस तरह की कोई भी चीज़ दे सकते हैं, और उसको कहते हैं कि आप इनमें से एक जो है दूसरे बच्चे को दे दो। अब आपके पास कितनी रह गई? 4, यानी कि क्या हुई? एक कम हो गई। मतलब यह है कि एक घट गई। ये एक जो है ये माइनस है, क्योंकि आपने एक उसको दे दी जिससे आपके पास कम रह गई, और उसके पास कुछ भी नहीं थी, उसको जो एक मिला वो प्लस है, क्योंकि उसके पास 0 था, कुछ भी नहीं था। इस तरह से माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट हम ब्लाइंड बच्चों को दे सकते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ होती है कि बेसिक कॉन्सेप्ट जब हम बच्चों को नहीं सिखाते हैं, और उसके कारण हम आगे चलकर जब गणित उनको सिखाने की कोशिश करते हैं, तो उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती है। जैसे मान लीजिए अगर हम एक बच्चे से उम्मीद करें कि वो मान लीजिए हाउस के बारे में जाने, या हाउस की स्पेलिंग बताए, या हाउस लिखकर दिखाए। अगर उसको हमने HOUSE कैसे लिखा जाता है वही नहीं सिखाया, तो वो हाउस को कैसे लिखेगा? नहीं लिख पाएगा ना। इसी तरह से इसमें अगर हम बेसिक चीज़ नहीं सिखाएंगे, तो उस बेसिक कॉन्सेप्ट से संबंधित कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो ब्लाइंड बच्चे को फिर सिखाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हम सिखाते नहीं हैं। और उसका भी एक कारण है, मैं उस कारण के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। हमारे देश में दृष्टिहीनों की शिक्षा का कोई बहुत लंबा इतिहास नहीं है। मात्र 118 साल पहले या 119 साल पहले पहला स्कूल खुला था। हालांकि 119 साल सुनने में बहुत लंबा पीरियड लगता है, लेकिन बहुत लंबा पीरियड मैं उसको नहीं मानता हूँ, क्योंकि पहला स्कूल जो 1887 में खुला था, उससे लेकर 1947 के बीच का जो 60 वर्ष का पीरियड है, उस पीरियड में कोई विशेष प्रगति इस ओर नहीं हुई थी। 1947 के बाद ही इस ओर तीव्र गति से प्रगति शुरू हुई, और उसके बाद भी जो साधारण विषय हैं, जिनको प्राचीन काल से ये माना जाता था कि दृष्टिहीनों का इन पर पूर्ण अधिकार है, या दृष्टिहीन होने पर भी पूर्ण अधिकार हो सकता है, उन पर विशेष बल रहा। जैसे संगीत की शिक्षा है, जैसे बैम्बू वर्क की शिक्षा है, जैसे चेयर केनिंग की शिक्षा है, इस तरह की चीज़ों पर विशेष बल रहा। और यही कारण है
जिसके चलते लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया, ये मानना शुरू कर दिया कि भाई ब्लाइंड बच्चे को गणित नहीं पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि एक और तो उसके लिए गणित सीखना मुश्किल है दृष्टिहीनता के कारण, और दूसरी ओर इस विषय की कोई उसके लिए उपयोगिता भी नहीं है। और इस चीज़ के चलते 1950 और 60 के दशकों में जब हमारे देश में दृष्टिहीनों के लिए विशेष विद्यालय स्थापित हुए अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में, वहाँ बोर्ड की परीक्षाएं उनके लिए आयोजित होने लगी। बोर्ड की परीक्षाओं में गणित 10वीं कक्षा तक, 8वीं कक्षा तक कंपलसरी हुआ करता था। अब तो खैर सीबीएसई का हिसाब, सीबीएसई में और कुछ स्टेट एजुकेशन बोर्ड्स जो हैं वहाँ पर 10वीं तक गणित कंपलसरी है, पर पहले 8वीं तक कंपलसरी हुआ करता था। उन्होंने क्या किया कि बोर्ड्स में अप्रोच करके बोर्ड से रिक्वेस्ट किया कि ब्लाइंड बच्चे को, ब्लाइंड स्टूडेंट्स को, विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को गणित से एग्जम्प्ट कर दिया जाए, उसके लिए गणित कंपलसरी न रखा जाए और गणित की जगह पर उसको कोई और विषय दे दिया जाए। आप लोगों को हैरानी होगी, वैसे जो दर्शक इस फील्ड के हैं इस समय, वो इस जानते हैं कि गणित के स्थान पर चेयर केनिंग और म्यूज़िक को कंपनसेट करने के लिए दिया गया उनके लिए। अब जबकि उपकरण भी अवेलेबल हैं, अब जबकि टीचर्स भी अवेलेबल है जो गणित पढ़ा सकते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, अब जबकि ब्लाइंड स्टूडेंट्स भी अवेलेबल हैं जो गणित सीखना चाहते हैं, उनकी गणित में रुचि है। बहुत ब्लाइंड बच्चे ऐसे हैं जिनकी गणित में रुचि है, गणित सीखना चाहते हैं, लेकिन इस एग्जम्पशन के कारण वो लोग जो अब भी ये मानते हैं कि गणित दृष्टिहीन को नहीं सिखाया जा सकता या सिखाना नहीं चाहिए, वो बाधा है इस गणित सिखाने के बीच में। क्योंकि वो ये कहते हैं, वो दृष्टिहीन बच्चों को कहते हैं कि इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा, गणित में तुम्हें ज़्यादा अंक नहीं मिलेंगे, गणित के स्थान पर तुम संगीत का विषय लोगे या संस्कृत का विषय लोगे तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे अंक मिल सकते हैं। और ब्लाइंड स्टूडेंट्स को जब ये चीज़ पता चलती है तो वो लोग भी इससे दूर भागने की कोशिश करते हैं। ये जो एग्जम्पशन है, ये अपने आप में एक ऐसा कारण है जिसके कारण हमारे देश में दृष्टिहीनों के लिए गणित शिक्षण में काफ़ी दिक्कत आती है या आ रही है। अब मैं आपको इसके बाद जो है कुछ ऐसे उपकरण हैं जिनका बहुत आसानी से प्रयोग किया जा सकता है और जो मार्केट में, मतलब हमारे देश में अवेलेबल भी हैं, और उन उपकरणों के माध्यम से हम दृष्टिहीन बच्चों को गणित में गणना करने के तरीकों को आसानी से सिखा सकते हैं। जैसे ये देखिए, एक उपकरण है जिसको हम कहते हैं अबेकस। आप सभी लोग देख रहे होंगे कि इस अबेकस में ये एक रेक्टेंगुलर डिवाइस है और इसको बीच की इस पट्टी से डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में, और इस पट्टी के ऊपर हर एक कॉलम के अंदर एक एक मोती पिरोया गया है और नीचे वाले भाग में प्रत्येक कॉलम में 4-4 मोती पिरोए गए हैं। और इन चारों और इस एक मोती की सहायता से, इन चारों और एक मोती के मैनिपुलेशन से हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं और जोड़, घटाना, गुणा, भाग यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चारों जो रूल्स हैं इनको यूज़ करते हुए हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। वैसे अगर आप देखें, गणित जो है बेसिकली इन 4 रूल्स पर बेस्ड है और इन 4 रूल्स के मैनिपुलेशन से ही गणित के विभिन्न प्रश्नों को, विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को हम हल करते हैं। और सही तो यह है कि ये 4 भी रूल्स नहीं है, रूल 2 ही हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो रैपिड एडिशन है और डिवीजन जो होता है वो रैपिड सब्ट्रैक्शन होता है। गणित के अंदर जोड़ने में और घटाने में हम 1 में 2 जोड़ें, 1 में 3 जोड़ें, 1 में 4 जोड़ें, 1 में 5 जोड़ें, इस तरह से कुल 81 प्रश्न बनते हैं। 1 में 1, 1 में 2, 1 में 3, 1 में 4, so on and so forth। 2 में 1, 2 में 2, 2 में 3 में 2, 4 में 2, 5 में 2। अब 2 + 4 कहें या 4 + 2 कहें, मेक्स नो डिफरेंस। इस तरह से कॉमन घट के कुछ काफ़ी कम रह जाते हैं। इस अबेकस पर हम लोगों को
अगर एक में एक जोड़ना हो या एक में दो जोड़ना हो या एक में तीन जोड़ना हो या एक में पाँच जोड़ना हो, और इसके बिल्कुल विपरीत तीन में एक जोड़ना हो, दो में एक जोड़ना हो, एक में एक जोड़ना हो या पाँच में एक जोड़ना हो, हम आसानी से जोड़ सकते हैं। या दो में दो जोड़ना हो, आसानी से हम जोड़ सकते हैं। चार में पाँच जोड़ना हो या पाँच में चार जोड़ना हो, उसको भी हम कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं सीधी तरह से, यानी कि डायरेक्ट एडिशन, प्रत्यक्ष सर आप रूप एक से। डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं इसमें? मैं इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी आपको देके अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। जी। पहले थोड़ी सी थ्योरी बता दूं उसके बाद कि कैसे इसमें होता है। अगर हम मान लीजिए इसके अलावा जब हमें तीन में दो जोड़ना हो या मान लीजिए छः में चार जोड़ना हो या मान लीजिए सात में तीन जोड़ना हो, ऐसी स्थिति में हमको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। इनके कुछ सेट रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है और उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम आसानी से सब कुछ जोड़ सकते हैं। इसको जब हम उन रूल्स को फॉलो करते हैं तो उसको कहते हैं हम इनडायरेक्ट एडिशन, परोक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष जोड़। अब जैसे मैं आपको अब उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इसमें जो अब पोजीशन है इस अबेकस की, जिसको हम कहते हैं ज़ीरो की पोजीशन। ज़ीरो का मतलब होता है इस बीच की डिवाइडिंग स्ट्रिप के ऊपर या नीचे किसी मोती का न होना। अगर इस पट्टी के ऊपर इस कॉलम में या किसी भी कॉलम में कोई मोती नहीं है और उसमें अगर नीचे भी कोई मोती नहीं है उसी कॉलम में, तो वो ज़ीरो की पोजीशन होती है। अब इस पर अगर इसमें हमको एक लिखना है तो हम एक चूंकि इकाई होती है, इकाई होगी, इसलिए एक को हम एक मोती को इकाई के कॉलम से, दाईं तरफ का पहला कॉलम जो है वो इकाई का कॉलम होता है, उसको ऊपर खिसका देते हैं, ये एक बन जाता है। अगर हमको मान लीजिए दो लिखना है तो हम दो मोती खिसका देंगे। अगर हमको 12 लिखना है, हम जानते हैं कि 12 में एक दहाई होती है और दो इकाई होती है, तो इकाई का अगर ये कॉलम है तो इसके बिल्कुल लेफ्ट एडजेसेंट कॉलम जो होगा वो दहाई का होगा। इसमें हम एक मोती खिसका देंगे और इसमें दो मोती खिसका देंगे। इसको हम 12 पढ़ेंगे या इसको हम 12 कहेंगे। अब इस 12 में मान लीजिए हमको तीन जोड़ना है। हमारे पास तो नीचे दो ही मोती बचे हुए हैं, तीन हम जोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन हम इसमें तीन जोड़ सकते हैं और वो तीन हम इनडायरेक्टली जोड़ेंगे। कैसे? जैसे आप बाजार में जाते हो, किसी को अगर आपने 2 रुपये देने हैं, आपके पास 2 रुपये नहीं होते हैं, आप क्या करते हो? 5 रुपये देते हो? नहीं, 5 रुपये देते हैं हम। तो हम ये 5 रुपये देंगे, यानी कि 5 के मोती को नीचे ले आएंगे। और चूंकि हमने तीन जोड़ना था, हम जोड़ बैठे हैं 5, इसलिए हम दो जो लिखा हुआ है इस दो को नीचे ले आएंगे। हमारे पास पहले 12 था, हमने उसमें तीन जोड़ा, 12 + 3 15 होता है। अब हमारे अबेकस पर भी देखिए 15 है, क्योंकि ये जो ऊपर का 5 ये मोती जो है, 5 फिगर है। ये प्रत्येक कॉलम में इस मोती की वैल्यू 5 की होती है, अगर ये नीचे की पट्टी से मिला दिया जाए। इस उपकरण का प्रयोग सबसे पहले चीन में हुआ था और चीन में साइटेड व्यक्तियों के लिए इसको खोजा गया था, बनाया गया था। और वो लोग बैंक्स में, जब आजकल के मॉडर्न कैलकुलेटर्स, कंप्यूटर्स नहीं हुआ करते थे, इसका प्रयोग किया करते थे कैलकुलेशन के लिए। आज हमारे देश में और हमारे जैसे अन्य डेवलपिंग कंट्रीज़ में इसका प्रयोग होता है, और हमारे ही देश में नहीं बल्कि डेवलप्ड कंट्री लाइक जापान में भी, और वो कंप्यूटर की स्पीड के बराबर इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस अबेकस को यूज़ करते हुए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और उपकरण में आप लोगों को 107 + 10 का कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं? देखिए, इसमें 107 + 10 अगर हमको करना है, जी सर। तो हम ये 107 पहले सबसे लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 7, जी क्योंकि 7 इकाई है, जी, ये 5 7 हो गया। ये 5 7 हो या गया। दहाई में 0 है, इसलिए इसको खाली छोड़ देंगे। जी सर। और 100 के कॉलम में हम 1 लिखेंगे। 107 हो गया। देखिए, राइट। आप सब देख सकते हैं 107 है, राइट। ठीक है। अब इसमें हमको 10 जोड़ना है, जी ठीक है। तो 7 में 0 जोड़ना, 0 का मतलब कुछ नहीं है, इसलिए कुछ नहीं ऐड करेंगे। यहाँ पर दहाई में हमको 1, क्योंकि 10 में 1 दहाई है, इसलिए यहाँ पर हम 1 जोड़ देंगे। हमारे को आंसर मिल गया 117। और 107 + 10 होता है। अब इसको पढ़ेंगे, ये 100 है, 100, यस। ये 1 दहाई है, 100 + 10 110,
और ये इकाई 7 है, 110 प्लस 7 117। सर इसी में माइनस की प्रक्रिया अपनाएं सर। मैं आपको माइनस की Means, प्रक्रिया भी इसमें समझा देता subtraction हूँ। की। मान लीजिए हमको मैं एक उदाहरण लेता हूँ, फिर आप अपनी तरफ से कोई उदाहरण लेके मेरे को कहेंगे तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। मान लीजिए मैं लिखता हूँ 56, ठीक है। अब इसमें से मान लीजिए मेरे को घटाना है 24, 56 में से 24 घटाना है। 24 जब हम घटाते हैं तो क्या करते हैं, 6 में से 4 घटाएंगे। हमारे पास 4 नहीं है, 4 यहाँ तो एक ही मोती है, या तो हम एक घटा सकते हैं डायरेक्टली या 5 घटा सकते हैं, लेकिन घटाना हमें 4 है। तो हम क्या करेंगे कि 5 घटा देंगे, 5 के मोती को हम ऊपर खिसका देंगे। ये 5 घट गया। अब हम 4 घटाना चाहते थे, घटा गए हम 5। हमने कितने एक्स्ट्रा घटा दिया, एक एक्स्ट्रा घटाया ना हमने, इसलिए हम एक सेट कर देंगे। इस तरह से 4 घट गया। अब यहाँ पर आए हम दूसरे कॉलम में, यहाँ हमको 2 घटाना है, क्योंकि अभी तक हमने 4 इकाई घटाई है। हमको 2.5 यानी कि 20 भी घटाना है। हमारे पास यहाँ कोई मोती नहीं है। अगेन हम यहाँ से 5 तो घटा ही सकते हैं ना, इसलिए 5 के मोती को ऊपर खिसका दे घटा देंगे। और 5 घटाने से क्या हुआ, हमने 3 ज़्यादा घटा दिए, यानी कि 30 रुपये ज़्यादा दे दिए। देने थे हमको 20, दे दिए हमने 50 रुपये। तो हम 30 रुपये वापस ले लेंगे। कैसे, इन 3 मोती को ऊपर खिसका देंगे। अब देखेंगे हमारे पास यहाँ पर 3 है यानी कि 30 है, यहाँ पर 2 है यानी कि 2, 30 प्लस 2 32, और 56 में से अगर 24 घटाते हैं तो 32 ही आंसर मिलेगा हमको। जी बिल्कुल सही कहा, समझ गए ना आप। इस तरह से जो है हम ये घटाना जोड़ना सब सिखा सकते हैं। इसकी फर्दर मल्टीप्लिकेशन की प्रक्रिया, मल्टीप्लिकेशन की प्रक्रिया आप चाहें मैं अभी आपको वो भी समझा देता हूँ, वो भी बता सकता हूँ, लेकिन फिर शायद और चीज़ें दिखाने का समय ना रहे। लेकिन फिर भी मैं संक्षेप में मल्टीप्लिकेशन की प्रक्रिया भी बतलाने का प्रयास करूँगा। देखिए, मल्टीप्लिकेशन में 3 चीज़ें होती हैं। मल्टीप्लिकेशन के सम में, सवालों में 3 चीज़ें होती हैं। एक जिसे हम कहते हैं मल्टीप्लायर, यानी कि वो अंक या वो संख्या जिससे गुणा किया जाता है। एक होती है संख्या जिसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेंड, जिसको हिंदी में कहते हैं गुण्य, यानी कि वो संख्या जिसको गुणा किया जाता है। और तीसरी चीज़ वो होती है जो होता है आंसर, यानी कि प्रोडक्ट उसको बोलते हैं, जो गुणा करने पर हमको मिलती है। तो इस अबेकस पर जो गुणक है जिससे हमको गुणा करना होता है उसको हम लेफ्ट में लिख लेते हैं, और जिसको गुणा करना है, जिससे गुणा करना है, उसको हम लेफ्ट में लिखते हैं। जैसे 10 × 20 का करना कैसे करना है सर? जैसे 10 × 20 यानी 10 × 20, ओके सर, है ना। तो 10 हमारा क्या हुआ, मल्टीप्लायर होगा। राइट सर। यहाँ 10 हमने सेट कर लिया। ओके, ये 1, ये 0 यहाँ पर। ओके सर, इसको हम 1 मान लेते हैं, ये 0 हो जाएगा। और 10 में 2 अंक होते हैं, राइट सर, ठीक है। और इसका नियम यह है कि जितने अंक मल्टीप्लायर में होते हैं उसमें 1 जोड़कर हम कॉलम खाली छोड़ते हैं। तो 10 में 2 अंक है ना, राइट सर, और ये 2 में 1 जोड़ेंगे 3 होगा। 1 2 3 ये कॉलम छोड़ के इस चौथे कॉलम को हम इकाई मानकर यहाँ पर 0 लिखेंगे, और यहाँ पर 2 लिख देंगे। ये इसको हम 20 पढ़ेंगे, ओके, ठीक है। अब चूंकि हमको 20 को गुणा करना है 10 से, 0 से 0 को गुणा करें, 0 से 2 को गुणा करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको वही मिलता है जी। इसलिए हम सीधे 1 से गुणा करेंगे। 1 गुणा 2 क्या होगा, 1 गुणा 2 का मतलब होता है 0-2, 2 नहीं होता है, 0-2 उसको हम बोलते हैं। हम बच्चों को सिखाते हैं 1 गुणा 2 का मतलब है 0-2। जैसे जब 2 हम आजकल बोलते हैं तो 0-2 ही बोलते हैं, 0-6 बोलते हैं तो 0-6 बोलते हैं, क्योंकि एक अंक की डिजिट जो है उसके लिए हम उसके बाईं ओर 0 लगाकर बोलते हैं, तारीखों में भी वैसे भी। तो हम 1 गुणा 2 बराबर 0, यहाँ पर हम कहते हैं 0, यानी कि 0 के लिए यहाँ प्रेस कर देते हैं, और 2 जब बोलेंगे उंगली खिसका के यहाँ ले आएंगे और यहाँ पर 2 सेट करेंगे। क्योंकि इस 2 को हमने गुणा कर लिया है इसलिए इस 2 को क्लियर कर देंगे, और ये हमारे पास 2 है, ये 0 है, ये भी 0 है, यानी कि 200। और 10 गुणा 20 कितना होता है, 200 ही होता है ना। इसमें हमको जब प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो इसके नियम हैं, कुल 9 नियम जोड़ने के लिए और 9 नियम घटाने के लिए हम बच्चों को सिखाते हैं। इनफैक्ट 9 भी नहीं सिखाते हैं,
मैं तो कम से जब मैं सिखाता हूँ, कुछ लोग 9 सिखाते हैं, लेकिन मैं सिर्फ घटाने के और जोड़ने के 5-5 नियम सिखाता हूँ। और उन 5-5 नियमों के कुशल प्रयोग से, सही ढंग से उसके यूज से और गिनती को, संख्याओं को, अंकों को सही ढंग से प्रेजेंट सेट करने से कोई भी तरह की किसी भी संख्या का कैलकुलेशन आसानी से अबेकस पर तीव्र गति से कर सकता है कोई भी व्यक्ति। और इसका प्रयोग हायर लेवल पर चौथी 5वीं कक्षा में और उसके बाद छठी 7वीं 8वीं कक्षाओं में ब्रेल के जो डिवाइसेस होते हैं जिनसे हम ब्रेल में संख्याएं लिखते हैं, गणित के सवाल लिखते हैं, उसके साथ मिलाकर प्रयोग किया जाए तो 9th 10th या इससे भी हायर क्लासेस में कैलकुलेशन की कोई डिफ़िकल्टी या कैलकुलेशन में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती है। धन्यवाद सर। आपके पास और भी इक्विपमेंट्स के बारे में बताना चाहेंगे आप? मैं आपको एक और इक्विपमेंट दिखाना चाहूँगा जिसको कहते हैं टेलर फ्रेम, जिसको हम कहते हैं टेलर फ्रेम या गणित बोर्ड कहा जाता है। आप लोग देखें, ये एक बोर्ड है, आप सब लोग देख रहे होंगे कि इसके अंदर होल्स बने हुए हैं, ये सारे होल्स बने हुए हैं और इनमें अगर हम लेफ्ट से राइट तक गिनते हैं तो 24 होल्स हैं और ऊपर से नीचे तक गिनेंगे तो भी हमको 28 होल्स हैं इसमें ऊपर से नीचे तक। और ये देखने में ऊपर से हमको लगते हैं कि ये बिल्कुल गोल हैं, लेकिन अंदर से ये सारे ऑक्टेगोनल से यानी कि अष्टकोणीय हैं। और इन होल्स में एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं टाइप, TYPE टाइप। और इस टाइप को हम अलग अलग तरह से इसमें फिक्स करते हैं तो 8 पोजीशंस में ये फिक्स किए जा सकते हैं टाइप। हर एक होल में एक बार फिक्स करेंगे एक पर्टिकुलर पोजीशन होगी, दूसरी बार फिक्स करेंगे तो उसकी दूसरी पोजीशन होगी, तीसरी बार उसको अलग ढंग से फिक्स करेंगे तो उसकी तीसरी पोजीशन होगी। इस तरह से कुल 8 पोजीशंस हो सकती हैं। मैं आपको वो टाइप जिसको हम कहते हैं दिखाने की कोशिश करूँगा, समझाने की। ये एक चीज़ है जिसको आप देख रहे हैं, इसको हम टाइप कहते हैं। और इसमें आप देख रहे होंगे इस तरफ एक सीधी लाइन है। अगर हम इसको अलग अलग पोजीशन में पकड़ने की कोशिश करें तो इस तरह से जब पकड़ेंगे तो एक की पोजीशन वो होगी, इसको थोड़ा सा हम एक एंगल घुमा देंगे तो 2 होगा, 3 4 5 6 7 8। इस तरह से हम 1 से लेकर 8 तक की अंकों को लिख सकते हैं। मैं भी आपको एक दो मिनट बाद दिखाऊंगा कैसे लिखते हैं। और अगर इसको हम उल्टा कर देते हैं तो आप देखेंगे इसमें 2 बिंदु हैं, 2 डॉट्स हैं, एक डॉट ये है, एक डॉट ये है। और इसको भी अगर हम उसी तरह से डिफरेंट पोजीशंस पे फिट करने की कोशिश करते हैं तो 8 और पोजीशंस मिल जाती हैं, जिससे हम 9 0 और फिर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन डेसिमल पॉइंट और इक्वल टू के साइंस बना सकते हैं। अब देखिए, मैं जैसे दिखाता हूं आपको कि इसमें एक जो लिखेंगे तो क्या पोजीशन होगी। अब ये आप अपनी तरफ से देखें, मैंने अपनी तरफ से लिखा है, आपकी तरफ से भी अब ये एक की पोजीशन हुई, ये एक है। इसी तरह से अगर मैं इसको, मैंने एक एंगल घुमा दिया, ये 2 बन गया, एक एंगल और घुमाऊंगा तो 3 बन जाएगा। इस तरह से 1 से 8 तक। और जब 1 से 8 तक हम लिख लेते हैं तो फिर कोई भी संख्या, और 9 लिखने के लिए इस तरह से 9 लिखा जाएगा, इस तरह से या 9 लिखा जाएगा, और इस तरह से 0। और जब सब ये अंक हम लिख लेते हैं तो हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं। लेकिन इसका प्रयोग हम शुरू में पहली, दूसरी और तीसरी कक्षाओं तक, जब तक कि हम बच्चे को जोड़ने, घटाने, गुणा करने और भाग देने, डिवीजन करने के प्रोसेस को नहीं समझा लेते हैं, तब तक ही हम इसका प्रयोग करने की सिफारिश करते हैं। जब इसका प्रयोग बच्चे को जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करने के प्रोसेस समझ में आ जाते हैं, प्रक्रिया उनको जब समझ में आ जाती है, तब इसके स्थान पर हम अबेकस का प्रयोग करने की सिफारिश करते हैं।
या अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं जो हमारे स्टूडेंट टीचर्स होते हैं कि वो उसके बाद अबेकस का प्रयोग करें। क्योंकि एक तो कारण ये है कि इसमें समय बहुत लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। दूसरा ये है कि ये जो टाइप्स हैं जो आप देख रहे हैं, ये टाइप जो है ये लेड के होते हैं, शीशे के। और शीशा एक पॉइजनस मेटल है, विषैली धातु होती है। बच्चों की आदत होती है कि जो चीज़ उनके हाथ में लगती है उसको मुंह में भी डाल लेते हैं। कभी कभी बिना हाथ धोए जो है कोई चीज़ खा लेते हैं। तो ये हेल्थ के लिए एक हैज़ार्ड बन जाएगा अगर इसका प्रयोग हमेशा बच्चे करेंगे। इसलिए हम इस टेलर फ्रेम की जगह पर जब उनको चारों रूल्स समझ में आ जाते हैं, जो कि प्रायः तीसरी चौथी कक्षा तक पहुँचते पहुँचते बच्चों को समझ में आ जाते हैं, तब हम जो है जो आगे के सवाल होते हैं उनको सिखाने के लिए, उनकी कैलकुलेशन के लिए अबेकस यूज़ करने के लिए कहते हैं और अबेकस को इंट्रोड्यूस करते हैं। अबेकस उनको सिखाते हैं, अबेकस पर कैसे कैलकुलेशन की जाती है वो उनको सिखाना शुरू करते हैं, उसको यूज़ करना शुरू करते हैं। इसमें सर इसके लिए और भी क्या क्या चीज़ सिखाई जा सकती है इस अबेकस के यूज़ से? अबेकस के यूज़ से जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सिखा सकते हैं। और जो फ्रैक्शन की कैलकुलेशन सिखाने के लिए हमको अबेकस और ब्रेल राइटिंग डिवाइस जो होता है इन दोनों का प्रयोग करना पड़ता है। पर फ्रैक्शन की एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाने से पहले फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट भी हमको बच्चे को देना होता है। और उस कॉन्सेप्ट को देने के लिए हम पेपर का यूज़ कर सकते हैं। पेपर का एक सर्कल काट कर उसको अगर हम पूरा दिखाते हैं बच्चे को तो वो एक पूरा सर्कल होता है। या कोई एक रेक्टेंगुलर शीट हम ले लें और उस शीट को दें और उसको हाफ मोड़ दें तो वो 1/2 होगा। उसको फर्दर मोड़ेंगे तो वो 1/4 होगा। इस तरह से हम बच्चों को जो है पहले 1/2, 1/4, 1/3, 1/5 आदि का कॉन्सेप्ट, 2/3, 2/5 के कॉन्सेप्ट देते हैं। और वो उनको सिखाने के बाद तब हम एडिशन सिखाएंगे। और एडिशन सिखाने के लिए हम अबेकस का भी प्रयोग कर सकते हैं फ्रैक्शन को के एडिशन को या सब्ट्रैक्शन को सिखाने के लिए। और अबेकस के साथ साथ हम टेलर फ्रेम का भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर अबेकस और ब्रेल स्लेट इन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि अबेकस और ब्रेल स्लेट दोनों के प्रयोग से अबेकस पर वो गुणा या भाग करेगा और ब्रेल में वो आंसर लिखता रहेगा साथ साथ जो उसको लिखना होता है, जो उसके डिफरेंट स्टेप्स होंगे। सर आपके पास कुछ ज्योमेट्रिकल शेप हमारे पास और भी हैं, इसके बारे में बताना चाहेंगे? मैं आपको ज्योमेट्री की एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं, जिससे हम बच्चों को जो है वो सर्कल देना। ये सर ये सर्कल है। ये एक डिवाइस है जिसकी द्वारा हम बच्चे को सर्कल ड्रॉ करना सिखा सकते हैं कि सर्कल कैसे ड्रॉ किया जाएगा। कागज़ एक स्लेट होती है जिसके ऊपर रबर मैट लगी होती है, जो मैं अभी आप लेकर नहीं आया हूँ। अगले कार्यक्रम में अगले बार जब मौका होगा कभी तो मैं उस स्लेट को लाकर भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है या सर्कल ड्रॉ करना हम प्रैक्टिकली बच्चों को। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये बतलाऊँगा कि इसको जब हम किसी रबर मैट की एक स्लेट पर जिस पर रबर मैट लगी होती है उस पर फिक्स कर देते हैं तो ये इस तरह से फिक्स हो जाएगा, जैसे मेरे पीछे अंगूठे पे फिक्स है। और उसके बाद हम कागज़ को जो है कागज़ स्लेट पर रखकर उसके ऊपर फिक्स कर देंगे और फिर हटाकर कागज़ को बाहर निकाल के एक और डिवाइस होती है जिससे अगर मान लीजिए हमको ये सर्कल बनाना है तो इस लाइन पे रख के कागज़ को उस डिवाइस से घुमाएंगे तो कागज़ के ऊपर, और इस सर्कल को भी साथ साथ घुमाते जाएंगे। ये भी घूम सकता है क्योंकि इसके नीचे पिन लगी है, इसको भी घुमा सकते हैं तो पूरा सर्कल ड्रॉ हो सकता है, ड्रॉ किया जा सकता है। इस के द्वारा जो है हम सर्कल ड्रॉ करके बच्चों को दिखा सकते हैं। हमारे पास और भी कुछ कंपास वगैरह है, इसका प्रयोग कैसे ज्योमेट्री में किया जाता है? देखिए कंपास का प्रयोग उसी तरह से करते हैं ब्लाइंड, जैसे कि साइटेड बच्चे के साथ आप कंपास का यूज़ करना सिखाते हैं। इसके लिए इसमें जो ये चीज़ लगी हुई है, ये चीज़ जो इस तरह की शेप बनी हुई है,
इसको हम जैसे ये भी सर्कल की लाइन मैंने बताया था आपको, इसको अगर हम इस तरह से जिस लाइन पे भी फिक्स कर देंगे और मूव करेंगे तो वो टेक्टाइल फॉर्म में ड्रॉ होती चली आएगी लाइन। राइट सर, और भी हमारे पास कुछ इक्विपमेंट्स हैं, उनके बारे में बताना चाहेंगे? इसके बाद में स्केल के बारे में आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों ये को? स्केल है जो टेक्टाइल स्केल है, जिसमें एवरी हाफ सेंटीमीटर पर निशान बने हुए हैं और इन डॉट्स बने हुए हैं, जिनको उंगली से छूकर महसूस किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, समझा जा सकता है, और इसका प्रयोग हम मेजरमेंट के लिए कर सकते हैं। राइट सर, मैं एक एग्जांपल आपको और देके बताना चाहता हूँ। बहुत सिंपल सी चीज़ है। बहुत लोग कहते हैं कि एंगल बताने में बहुत कठिनाई होती है, या एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल। सिंपल सा एक डिवाइस एक टीचर खुद बना सकता है विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी। आप 1 इंच लंबी 12 इंच की एक पट्टी कागज़ की काट लीजिए और उस 12 इंच की पट्टी पर 5.5 इंच राइट साइड पर छोड़कर और 5.5 इंच दूसरी साइड पर छोड़कर एक दूसरी 6 इंच की पट्टी को जोड़ लीजिए एक किनारे से, और उस पट्टी को अगर आप बाईं ओर मूव करेंगे, जैसे मान लीजिए ये पट्टी है 12 इंच की, यहाँ पर एक पट्टी मैंने जोड़ दी इस तरह से, और ये पट्टी अगर मैनिपुलेबल है, इसको मूव किया जा सकता है। इधर मूव करेंगे तो ये एक्यूट एंगल होगा, जब ये बिल्कुल सीध में होगा तो राइट एंगल होगा, राइट को मूव करेंगे तो वो ऑब्ट्यूस एंगल होगा। बड़ी आसानी से ये तीनों कॉन्सेप्ट बच्चे को दिए जा सकते हैं। होता यह है कि हमारे यहाँ हमारे देश में ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स गणित के जो हैं हम बच्चे को नहीं देते हैं, नहीं सिखाते हैं, और जब चूंकि बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाते नहीं हैं, जब मोर कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिखाने चलते हैं तो लगता है कि बच्चा सीख नहीं सकता, कर नहीं सकता। गलती बच्चे की नहीं है, गलती दृष्टिहीनता की नहीं है, गलती हमारी है कि हमने उसको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं दिए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं सिखाए हैं। गलती उस बच्चे की नहीं है या दृष्टिहीनता की नहीं है, कमी है हमारे शिक्षण के अंदर, हमारी सोच के अंदर, हमारी धारणा के अंदर, जिसके कारण हम उनको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं सिखाते हैं। सर, मैथमेटिक्स सिखाने के लिए बच्चों को किस प्रकार के कोड की भी आवश्यकता होती है? बिल्कुल, जैसे आप प्रिंट में बच्चे को प्लस का साइन सिखाते हैं, माइनस का साइन सिखाते हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन सिखाते हैं, डिवाइडेड बाय का साइन सिखाते हैं, स्क्वायर रूट का साइन सिखाते हैं, बच्चे को एक्स स्क्वायर कैसे लिखा जाता है, या एक्स टू द पावर एक्स क्यूब कैसे लिखा जाता है, या एक्स टू द पावर 9 कैसे लिखा जाता है, या वाई टू द पावर 1/3 कैसे लिखा जाता है। ये सारे सिंबल्स भी हमको ब्लाइंड बच्चे को सिखाने होते हैं, और इसके लिए भी हमारे देश में आज से कोई 20 साल पहले कोई कोड नहीं था। हर अलग अलग स्कूलों में, अलग अलग राज्यों में लोगों ने अपने मनमर्जी के हिसाब से एक कोड बना लिया था, और उस कोड का वो लोग प्रयोग किया करते थे। लेकिन 1989 में भारत सरकार का जो समाज कल्याण मंत्रालय है, जिसको कि अब मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट कहते हैं, उसका जो देहरादून में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड है, जहाँ पर मैंने अपना करियर शुरू किया था, वहाँ पर एक कार्यशाला और एक अध्ययन के बाद एक कोड फाइनलाइज किया गया, जिसको कहते हैं बेसिक मैथ्स कोड फॉर इंडिया। और उस कोड के अंदर वो सारे सिंबल्स मौजूद हैं जो 10वीं कक्षा तक की गणित की किताबों में प्रयोग होते हैं, या जिनकी की आवश्यकता होती है। और ये कोड हमने वो कोड लिया है जो कोड वर्ल्ड में, विश्व में सबसे ज़्यादा यूज़ में है। अमेरिकन कोड है ये। अमेरिका में इस कोड का नाम है नेमथ ब्रेल मैथमेटिक्स कोड एंड नेमथ ब्रेल मैथ्स एंड साइंस कोड। और इस कोड में 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है, यानी कि एक सिंबल प्रिंट में जो होता है उसके लिए एक ब्रेल सिंबल अवेलेबल है, और उस सिंबल का प्रयोग किया जाना चाहिए। बहुत लोग मेरे से सवाल, जब कभी मैं कहीं पढ़ाता हूँ, अपनी यूनिवर्सिटी में तो पढ़ाता ही हूँ, बाहर भी जहाँ कहीं गणित पर, दृष्टिहीनों के लिए गणित शिक्षण पर चर्चा होती है, तो वो मुझसे सवाल करते हैं कि ब्रेल मैथ्स कोड ब्लाइंड बच्चों के साथ कब यूज़ करना चाहिए। जैसे बहुत लोग सवाल करते हैं इंग्लिश कब पढ़ानी चाहिए।
मेरा उसके लिए आंसर ये है कि जैसे जैसे मैथ्स के करिकुलम में सिंबल्स इंट्रोड्यूस होते जाते हैं, वैसे वैसे ब्लाइंड बच्चे को भी ब्रेल में मैथमेटिक्स सिंबल्स कैसे लिखे जाते हैं वो उसको सिखाने चाहिए कि प्लस का सिंबल क्या है और उसका यूज़ कैसे होता है, माइनस का सिंबल क्या है, स्क्वायर रूट का सिंबल क्या है, पावर का साइन क्या होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ट्राइंगल के लिए प्रिंट में तो हम ट्राइंगल बना देते हैं, ब्लाइंड के ब्रेल में ट्राइंगल बनाना संभव नहीं होता है, बहुत कठिन काम होता है। ख़ासतौर पर जो ब्रेल राइटिंग के डिवाइसेस हैं उन पर उनसे हम ट्राइंगल की शेप नहीं बना सकते हैं। प्रिंट में अगर हमको ट्राइंगल ABC लिखना है तो हम ट्राइंगल की शेप बना देते हैं और फिर आगे ABC लिख देते हैं। लेकिन ब्रेल में ये संभव नहीं होता है, इसलिए हमको ट्राइंगल के लिए एक सिंबल यूज़ करना पड़ता है। इसी तरह से सर्कल के लिए एक सिंबल यूज़ करना पड़ता है। पैरेललोग्राम के लिए जो 4 साइड शेप्स होती हैं, रेक्टेंगल, पैरेलल, रोम्बस, ट्रेपीजियम, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इन सब के लिए अलग अलग सिंबल्स हैं जिनका प्रयोग करना पड़ता है। और इन सभी सिंबल्स को ब्लाइंड बच्चों को हमें उसी समय सिखाना चाहिए जब उनका प्रयोग उनकी टेक्स्ट बुक के अंदर, मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक में आ रहा है। अगर वहाँ पर हम कोई चीज़ उनको नहीं सिखाएंगे तो बाद में जब हम सिखाने चलेंगे तो उनको उस चीज़ को याद करने में, समझने में एक तरफ तो काफ़ी कठिनाई होगी और दूसरी तरफ उनकी डिपेंडेंस बनी रहेगी किसी दूसरे व्यक्ति पर कि वो उनको ब्रेल में लिखे उनके लिए या लिख कर दे उनको, और लिख कर देगा भी तो वो पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि उसको हमने सिंबल नहीं सिखाया है। सर, इस प्रकार की इक्विपमेंट्स जिनका यूज़ मैथमेटिक्स सिखाने में किया जाता है, ये कहाँ कहाँ उपलब्ध होता है सर? बहुत अच्छी चीज़ है आपका सवाल जो है, क्योंकि बहुत से लोगों को अभी भी नहीं मालूम है कि ये डिवाइसेस कहाँ मिलते हैं, और चूँकि इनका प्रयोग ब्लाइंड बच्चे ही करते हैं, ब्लाइंड बच्चों के ही लिए किया जाता है, इसलिए ये सब जगह मिलते भी नहीं हैं। जैसे ज्योमेट्री बॉक्स साइटेड बच्चों के लिए हम लेने चलें तो यहाँ से 1 किलोमीटर के अंदर ही कोई दुकान मिल जाएगी जहाँ पर ज्योमेट्री बॉक्स मिल जाएगा। लेकिन ब्लाइंड बच्चों के लिए ये जो डिवाइसेस हैं, अबेकस है, टेलर फ्रेम है, ज्योमेट्री की डिवाइसेस होते हैं, ये इतनी आसानी से हर जगह नहीं मिलते हैं। लेकिन फिर भी हमारे देश के कुछ बड़े शहर ऐसे हैं जहाँ पर ये अवेलेबल हैं। देहरादून में एक संस्था है जिसका नाम है जिसका नाम हम कई बार ले चुके हैं, NIVH, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड। सर, हमारे पास एक कॉल है दिल्ली से, इसको ले लेते हैं, उसके बाद ओके प्लीज़। हेलो हेलो, दिल्ली, अपना सवाल पूछिए आप। हेलो सर, अभी हमारा लाइन संपर्क कट गई। हाँ, चलिए, मैं बता रहा था आपको NIVH कि ये डिवाइसेस कहाँ से मिल सकते हैं। तो जी। NIVH देहरादून में एक संस्था है जो ये डिवाइसेस मैन्युफैक्चर करती हैं और वहाँ से इन डिवाइसेस को प्राप्त किया जा सकता है। उसका पूरा एड्रेस है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड, 116 राजपुर रोड, देहरादून। इसी तरह से एक और कंपनी है जिसका नाम है एडवांस्ड इंजीनियरिंग वर्क्स, उसका एड्रेस है प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड एरिया, राजपुर रोड, देहरादून। इसके अलावा ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन अहमदाबाद, यहाँ से भी इस डिवाइस को प्राप्त किया जा सकता है। एक संस्था है जिसका नाम है वर्थ ट्रस्ट, काटपाड़ी, तमिलनाडु। ये संस्था भी जो है सर, दिल्ली लाइन पे है सर। ओके। हाँ, अपना सवाल पूछें कृपया। है क्या आप तक? हेलो हेलो, यस हाँ, मैं अहलाकू रहमान सिद्दीकी बोल रहा हूँ। जी, बताएं सर। आपके माध्यम से प्रोफेसर साहब से मुझे एक सवाल पूछना है जी सर। कि गांव में जो ये विशेष शिक्षा का जो विद्यालय है उनका अभाव है। जी सर। अतः ग्रामीण परिवेश में ये विशेष शिक्षा से गणित को कैसे पढ़ाया जाएगा? हमारे कुछ वहाँ पर रिश्तेदार हैं गांव में। जी सर। तो उनको पढ़ाने के लिए मैं जानना चाहता था कि जो शिक्षक है वो किस तरह से विशेष शिक्षा में गणित पढ़ाएगा जो दृष्टिबाधित जो विद्यार्थी हैं उन लोगों को। और दूसरा मैं ये जानना चाहता था कि क्या सरकार की कोई इस तरह की स्कीम है जिसके तहत इक्विपमेंट जो है ऐसे बच्चों को मुहैया कराया जा सके या किसी तरह की उनको आर्थिक सहायता
देने के लिए कोई ऐसा प्रायोजन है क्या, और अगर है तो ये कहाँ से मिल सकता है? जी धन्यवाद सर। आ, प्रोफेसर साहब आप बताएंगे इनके बारे में। बहुत अच्छा सवाल है इनका। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में गणित सिखाने के लिए कोई अलग तरीका हो, ऐसी बात तो नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जितने भी दृष्टि बाधित छात्र हैं या दृष्टिहीन छात्र, ब्लाइंड बच्चे हैं, उनको जो टीचर्स पढ़ाते हैं, उन टीचर्स को निश्चित रूप से ब्लाइंड बच्चों के शिक्षण के लिए कुछ प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। अगर उनके पास कोई प्रशिक्षण ब्लाइंड बच्चों के शिक्षण का नहीं है तो निश्चित रूप से उनको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। और इसके लिए रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि ये कार्यक्रम टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का कर रही है, ये समय समय पर कुछ कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है, जिसमें इस तरह के टीचर्स को, ब्लाइंड बच्चों को गणित सिखाने के लिए ओरिएंट किया जा सकता है, प्रशिक्षित किया जा सकता है। इसके अलावा दृष्टिबाधितार्थ राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में जो है, वो भी समय समय पर ओरिएंटेशन कोर्सेज टीचर्स के लिए ऑर्गेनाइज करता है, मैथमेटिक्स टीचिंग पर ब्लाइंड बच्चों के लिए। उनमें इन टीचर्स को जाना चाहिए, इन टीचर्स को भेजना चाहिए, जिससे कि ये ओरिएंट हो सके, इनको कुछ जानकारी, कुछ अंडरस्टैंडिंग इनकी बढ़ सके कि ब्लाइंड बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए। रहा सवाल कि सरकार की किसी ऐसी स्कीम का जिसमें ये उपकरण उनको खरीदने के लिए, प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता मिल सकती हो, उसके विषय में मेरा ये कहना है कि पहली बात तो ये उपकरण बहुत महंगे नहीं हैं। यद्यपि दृष्टिवान बच्चों के लिए जो उपकरण आते हैं उनसे अवश्य थोड़े महंगे हैं, पर सरकार की, भारत सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है, इसकी एक स्कीम है एड्स फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस। उस स्कीम के तहत ये इक्विपमेंट कवर्ड है और कोई भी ब्लाइंड स्टूडेंट जो है उस स्कीम के तहत इनको फ्री प्राप्त कर सकता है, बिना पैसा दिए प्राप्त कर सकता है, उसको कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, उसको इनको प्राप्त करने के लिए या तो NIVH को या जो संस्थाएं डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं फॉर द ब्लाइंड के लिए, उनसे संपर्क करना पड़ेगा, जैसे ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन अहमदाबाद है। इसके अलावा भी और अन्य कई संस्थाएं हैं जिनके नाम, एड्रेसेस मिनिस्ट्री ने जो है अपनी इंफॉर्मेशन गाइड में प्रोवाइड कर रखे हैं, वहाँ पर ये अवेलेबल है। धन्यवाद सर। जैसा कि हमने अभी देखा कि विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को और ख़ासकर मैथमेटिकल स्किल्स किस प्रकार सिखाए जाते हैं, इनका कंसेप्ट कैसे डेवलप किया जाता है, मैथमेटिकल स्किल को सिखाने में किन प्रकार के इक्विपमेंट्स का यूज़ किया जाता है, जैसा कि उन्होंने बताया एबेकस और ये टेलर सिस्टम के बारे में, टेलर फ्रेम के बारे में, इन इक्विपमेंट्स का यूज़ कैसे किया जाता है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस किए जाते हैं इस प्रकार के बच्चों को पढ़ाने में, इस प्रकार के स्किल को सिखाने में, इन सब के बारे में प्रोफेसर SR मित्तल ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को। हम आपको ये बता दें, अगर आपके पास सुझाव है और अगर आप इस विषय में कुछ अधिक जानकारी चाहते हैं, खासकर विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों की एजुकेशन ट्रेनिंग से संबंधित, आप प्रोफेसर SR मित्तल से संपर्क कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, B22 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, न्यू दिल्ली 16 से संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है rehabstd@nde.vsnl.net.in। आप अपना सुझाव हमें लिख सकते हैं। हम आपको यह बता दें, नेक्स्ट वीक यानी अगले सप्ताह ठीक इसी दिन इसी समय हमारा नेक्स्ट टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम डिसेबिलिटी इन ओल्ड एज ये प्रसारित होगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। ये कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें लिखेंगे। आप लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, इसके लिए धन्यवाद। प्रोफेसर साहब, आपने भी भाग लिया, इसके लिए आपको भी धन्यवाद। आप सबों को धन्यवाद।